नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अखिलेश और मायावती के बीच की लड़ाई अब षड्यंत्रकारी पुल पर पहुंच चुकी है। साथ ही मायावती का समाजवादी पार्टी पर आरोप है कि इसी पुल के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है, जहां से कभी भी उन पर अराजक तत्व हमला कर सकते हैं। यानी जो सियासी ब्रिज मायावती को गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार किया जा रहा था, अब उसी पुल पर सियासत होने लगी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन में एक छत्र राज करने की कोशिश में अखिलेश अब मायावती के निशाने पर आ चुके हैं। पहले मायावती ने अखिलेश को दलित और महिला विरोधी बताया और अब समाजवादी पार्टी बेहद गंभीर आरोप लगा चुकी है। मायावती ने कहा कि सपा सरकार के दौरान बीएसपी ऑफिस के पास ऊंचा पुल बना, जहां से अराजक तत्व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं। असुरक्षा को देखते हुए पार्टी की बैठकें निवास पर ही हो रही है। ऐसे हालत में यूपी सरकार दलित विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटे। यानी मायावती अब अखिलेश को दलित विरोधी और षड्यंत्रकारी घोषित करने का मन बना चुकी है। मायावती के इंडिया अलायंस में शामिल होने को लेकर के जो पुल बनाया जा रहा था, उस पुल में ये पुल आड़े आ गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुबह ट्वीट कर इस पुल की वजह से खुद को और अपने पार्टी दफ्तर को असुरक्षित बताया है। ये पुल समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बनाया गया था। मायावती ने अपने ट्वीट में साफ कहा है कि अराजक तत्व इस पुल के जरिए उनके पार्टी दफ्तर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके स्टाफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहां तक कि उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि इस पुल के चलते ही उनका पार्टी दफ्तर असुरक्षित हुआ, लिहाजा दलित महापुरुषों की मूर्तियों को उन्होंने अपने आवास में शिफ्ट किया। तो वहीं मायावती के इस बयान पर अब अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने पहले तो पुलिस को लेकर सफाई दी, फिर मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनकी सुरक्षा को खतरा है तो वो सरकार को चिट्ठी लिखें। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो वो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लोग अगर तोड़ना चाहें, बुलडोजर चला करके तोड़ दें, और मायावती जी के कहने से अगर ये बात मान ले तो अच्छी बात है। दरअसल ये सियासी लड़ाई विपक्षी गठबंधन को लेकर है। अखिलेश यादव खुद को यूपी में विपक्ष का नेता मान चुके हैं और खुद 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। अगर यूपी में सीट शेयरिंग के गणित को समझे तो अखिलेश 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाकी बची 15 सीटें अन्य सहयोगी दल को देंगे। बीएसपी अगर गठबंधन का हिस्सा तो एसपी को नुकसान। एसपी फिर 60 से गिरकर 30 पर आ गई और इसी पशुपेश की स्थिति में ये लड़ाई अब दलित विरोधी, महिला विरोधी और अराजक तत्वों पर आ चुकी है, जिसकी शुरुआत मायावती ने की तो खत्म अखिलेश यादव करने वाले हैं। लेकिन इस सियासी लड़ाई में कांग्रेस का रोल क्या होगा, फिलहाल साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वही समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच चल रही खींचतान पर बीजेपी ने निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सरकार प्रदेश में हर किसी को सुरक्षा देगी। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया कि सुरक्षा के खतरे का जो फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है, वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई। और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, उनके विरोध में सदैव आचरण किया है। और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। मायावती जी ने टिप्पणी की है तब मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों का इतिहास धोखा देने का रहा है और कहते भी हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश ने ठगा नहीं।
तब चाहे वो अखिलेश यादव की बात हो, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव रहे उनकी बात हो, उससे पहले मायावती को जिस तरह से गेस्ट हाउस कांड आज भी याद आता होगा, तो इन लोगों ने किया है, तो शायद उनको ये इन चीजों का आभास होता होगा। लोकसभा चुनाव में राममय माहौल तैयार करने के लिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने साझा रणनीति तैयार की है। इसके जरिए अब दलित बस्तियों में भी आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाएगा। साथ ही सबके राम के संकल्प से तमाम संप्रदाय के लोगों को साधा जाएगा। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी नेताओं की सुई अब भी न्योते पर अटकी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। लखनऊ से दिल्ली तक और राम मंदिर से लोकसभा चुनाव तक महामंथन से 24 का विजय अमृत निकल रहा है। भारत माता की, भारत माता की। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी साथ साथ रणनीति तैयार कर रही है। यहाँ तक कि शहर शहर कलश यात्रा, अक्षत यात्रा और रथ यात्रा के जरिए राम भक्तों तक संदेश भेजा जा रहा है, जिससे लोकसभा चुनाव से पहले देश में राममय माहौल तैयार किया जा सके और उन 100 करोड़ सनातनियों को साधा जा सके, जिससे अब की बार 400 पार के नारे को साकार किया जा सके। आरएसएस और बीजेपी का साक्षा प्लान। 22 जनवरी को आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे। दलित और पिछड़े वर्ग की बस्तियों में कार्यक्रम। सामाजिक समरसता ही सर्वोपरि का संदेश देंगे। सबके राम का संकल्प दिलाया जा रहा है। जैन, बौद्ध समेत सभी संप्रदाय के लोगों को जोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां हिंदू रहते हैं वहां वहां ये आयोजन होगा, पर अक्षत बांटना, लोगों को निमंत्रण करना के कार्यक्रम देखना है और मंदिरों में कार्यक्रम होना, यह तो 50 से अधिक देशों में होगा। यानी अब की बार राम के नाम चुनावी शंखनाद हो रहा है। पीएम मोदी खुद 22 जनवरी को विजयी उद्घोष करने वाले हैं। उससे पहले आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी तीनों एक साथ तैयारियों में जुटे हैं। यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को फर्श से अर्श पर पहुंचाया, अब वही मुद्दा 24 में फिर से हिट होने वाला है और अब की बार 400 पार का नारा देकर बीजेपी एक बार फिर चुनावी संग्राम में उतरने जा रही है। हालांकि विपक्षी दलों का सियासी कांटा अब भी न्योते पर ही अटका है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका, हमारा, किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन। तो ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है? जिस तरह से सेलेक्टिव होकर के और सेलेक्टेड तरीके से लोगों को बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है, वो आपत्तिजनक है। आस्था से भगवान बुलाते हैं तब लोग जाते हैं। जब अल्लाह बुलाता है, वाहे गुरु बुलाते हैं तो लोग जाते हैं। जब वो होगा तो जाएंगे। राम मंदिर से शुरू हुई इस चुनावी यात्रा में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैली भी होने वाली है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक बार फिर डिमांड में रहने वाले हैं और चुनावी मंच से जो आवाज उठेगी वो 100 करोड़ सनातनियों को एकजुट करने के लिए खास होगी। इसके लिए आरएसएस और बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है। बस इंतजार 22 जनवरी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान साध्वी रितंबरा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर संकल्प से सिद्धि तक पहुंच गए हैं। राम मंदिर के लिए राम भक्तों ने यातनाएं झेली हैं। 500 साल की लड़ाई अब हम जीत चुके हैं। का जुड़ाव कैसे हुआ, कैसे आप इतनी युवा अवस्था में आप राम मंदिर के आंदोलन के साथ जुड़ गई, क्या था वो अनुभव,
कैसे हुआ सब कुछ? अमिश, जब ना आपके मार्गदर्शक स्पष्ट होते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी उम्र में सन्यासी हो गई जी, और मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज वो एक बहुत ब्रह्म ज्ञानी संत हैं जी, और वो संत भी हैं और सिपाही भी हैं। और उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति का अपनी सुलझाव हो जाता है, उसकी अपनी आंतरिक ग्रंथियां टूट जाती हैं, मुक्त हो जाता है वो, तब फिर उसका धर्म बनता है कि वो अपने राष्ट्र धर्म के लिए काम करे। अब राष्ट्र धर्म क्या है? अगर हमारे भगवान आराध्यों के जन्मभूमियों पे पराभवी युग के प्रतीक खड़े हों, है ना, तो लज्जित हुई पीढ़ी दर पीढ़ी लज्जित हुई, अपमानित हुई, प्रताड़ित हुई, व्याकुल हुई, आहत हुई। अब इतना बड़ा दर्द है हिमालय जितना बड़ा, इस दर्द के हिमालय में से कोई समाधान की गंगा भी तो निकलेगी। तो फिर उनकी प्रेरणा से राम जन्मभूमि का जब आंदोलन प्रारंभ हुआ, मैंने सरयू का जल हाथ में लेके शपथ ली कि हे सरयू मैया, मेरा तन मन धन मेरा सर्वस्व राम जन्मभूमि के लिए, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए समर्पित है। और बस वो संकल्प, और उस संकल्प ने फिर संघर्ष की सामर्थ्य दे दी। संतों ने कहा, हम चाकर रघुवीर के पटो पड़ो दरबार, तुलसी कहा होएंगे अब नर के मनसबदार। हम किसी मनुष्य की चाकरी थोड़ी करेंगे, हम तो अपने राम जी की चाकरी करेंगे। इसलिए हम राजनीतिक गुलामियां झेलते रहे, पर आत्मा हमारी कभी गुलाम नहीं रही। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा बैठक की है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी नीयत साफ है, लक्ष्य स्पष्ट है, सही नीति सटीक क्रियान्वयन से पूरा होगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि प्रदेश में तैयार होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवारों की आर्थिक स्थिति और इंडस्ट्री का प्रादेशिक इंडेक्स। अपेक्षित परिणाम के लिए आंकड़ों का संग्रहण शुद्धता के साथ होना आवश्यक। कराएं प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने मांगा फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट्स का प्रस्ताव। लखनऊ के आसपास होगी इसकी स्थापना। 2021-22 में प्रचलित भावों पर उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 20.1% रही, जबकि देश की विकास दर 18.4% रही। उन्होंने कहा, हमारे पास पोटेंशियल है, अनुकूल अवसर है, इसका पूरा लाभ उठाना होगा। आर्थिक बेहतरी के लिए लक्ष्य तैयार कर नियोजन विभाग के साथ सभी विभाग मासिक समीक्षा करें। सीएम ने ये निर्देश दिए हैं। फसल विविधीकरण एवं बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बेहतर कराने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने ये मुख्य बातें कही। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गोरखपुर में दावा किया है कि यूपी में खरमास बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। साथ ही लोकसभा सीट बंटवारे पर राजभर ने कहा कि बहुत जल्द ऐलान होगा और हमें सीट जरूर मिलेंगी, हमारे पहलवान भी लड़ेंगे। खरमास चल रहा है, थोड़ा खरमास बीतने के बाद किसी भी दिन विस्तार होगा। कितनी सीटें मिलेंगी सर लोकसभा चुनाव में? आपको क्या लगता है कितनी सीटें आपको मिलेंगी, कितनी सीटें देंगे? जब सीट का बंटवारा होगा तो आपको बताएंगे। क्या अनुमान है कुछ सीट मिलेगा आपको? अरे क्यों नहीं मिलेगा, पहलवान हमारे पास है तो पहलवान क्या करेंगे, पहलवान लड़ेंगे ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर के भटहट ब्लॉक के औरंगाबाद में टेराकोटा की मूर्तिकार लक्ष्मी प्रजापति से भी पीएम मोदी ने बात की। पीएम मोदी के सवालों का जवाब देते हुए लक्ष्मी प्रजापति ने कहा कि उनका पूरा परिवार टेराकोट शिल्प के रोजगार से जुड़ा है और लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह बनाया गया है। इस समूह में 12 परिवारों के कुल 75 लोग जुड़े हुए हैं और इन सभी लोगों को वार्षिक आमदनी 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की हो जाती है। उस हिसाब से हम उसको चयन करते हैं। लक्ष्मी जी, आपके इलाके में गारंटी वाली गाड़ी आई तो ऐसा स्वागत हुआ, मुझे आपका और आपके इलाके का कुछ बता सकते हैं कार्यक्रम कैसा होता है? वो रवि किशन के सामने देख करके मत बोलिए। आपकी जो गाड़ी चाहे आ जाती है, उनको बुरा लगे तो बुरा लगे, मत बता दीजिए। नहीं सर, मुझे सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। जी। आपकी गाड़ी तो किसी छोटे से गांव में अगर पहुंच जाए तो लोगों की तांता लग जाती है। आपकी सिर्फ जुबान से
आप सुनने के लिए, और तो और हो गई योजना की तो अलग बात है, आपकी जो जुबान से निकलती है वो। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। 10 जनवरी को अयोध्या में बीजेपी की बैठक है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर यह बैठक है। राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग के साथ प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन मौजूद होंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर 10 जनवरी को अयोध्या में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें संगठन से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खास तौर पर यह बैठक की जा रही है। संकेत मिश्रा से इस पर अपडेट लेते हैं। जी संकेत, इस बैठक के पीछे का मकसद क्या है और इसमें क्या तय किया जाएगा? बिल्कुल, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी कर रखी है। संगठनात्मक लिहाज से आज भी बीएल संतोष ने एक बड़ी बैठक की, उसमें भी आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये समन्वय बैठक थी और इस बैठक में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर चर्चा की गई। अब 10 जनवरी को बड़ी बैठक अयोध्या में की जा रही है। अयोध्या में जो बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, इसमें बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन मौजूद रहेंगे। इस बैठक में खास बात यह है कि 4 राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी बैठक है। पिछले कई महीनों में ऐसी बैठक नहीं हुई, अपने आप में बड़ी बैठक है। जाहिर सी बात है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर चर्चा होगी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसे अभियान के रूप में आगे बढ़ाएगी और जो तैयारियां हैं उन पर बिल्कुल उन सबको लेकर मंथन किया जाएगा, उनकी समीक्षा की जाएगी। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।